ताल ठोक के आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी पास या फेल, और चुनाव नतीजों के बाद कहां खड़े राहुल गांधी और कहां खड़ी है कांग्रेस इस वक्त। राम माधव बीजेपी के नेता दिलीप तिवारी मेरे सहयोगी, उनसे बात कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं राम माधव क्या कह रहे हैं। बीजेपी के महासचिव और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी राम माधव जी हमारे साथ हैं। राम माधव जी, मिशन 44 में थोड़ी कमी रह गई, अब सरकार बनाने के विकल्प खुले हैं, आपका मुख्यमंत्री हो सकता है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी पत्रकार वार्ता में स्पष्ट कहा था कि हमारे विकल्प खुले हैं। जम्मू कश्मीर को एक स्थायी सरकार, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार देने का हमारा वादा था चुनाव के समय, वह वादा पूरा हो इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। इसमें हमारा इसलिए महत्वपूर्ण रोल होगा क्योंकि हम आज राज्य में सर्वाधिक वोट पाने वाले दल है और दूसरे सर्वाधिक सीट पाने वाला दल है। पीडीपी के पीछे 2-3 सीट अंतर में हम है, इसलिए राज्य का एक स्थायी सरकार देने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है और इस दिशा में प्रयास होगा। लेकिन वैली में और लद्दाख में बीजेपी को सफलता नहीं मिली है, कुछ उम्मीद आप कर रहे थे पहले, लेकिन बिल्कुल निराशा हाथ लगी। वहां हाँ बिल्कुल, ये हम जो अपेक्षा कर रहे थे उस हिसाब से घाटी में और लद्दाख में हमको सफलता नहीं मिली। इसके कारणों की जांच और विश्लेषण हम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने में मुख्यमंत्री आपका पार्टी का हो, आपकी पार्टी का हो, ये संभावना ज्यादा है, तो ये विकल्प बेहतर आपको लगता है? हम सभी विकल्पों पर मन खोलकर विचार करेंगे। एक स्थायी सरकार देना, एक डेवलपमेंट सेंट्रिक गवर्नमेंट देना, ये हमारा उद्देश्य है। उस दिशा में क्या संभव होगा उस पर विचार करेंगे। बाकी मुद्दों पर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कल सुबह मीट कर रही है, उसमें तय होगा क्या रणनीति लेना है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां कैंपेन कर रहे थे, वैली में भी और जम्मू में भी, क्या वैली की जनता का दिल जीतने में नाकामयाब रहे प्रधानमंत्री? वैली के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो हमारा भी सीमित था कि 1-2 सीटों में हम सफलता हासिल कर पाए, ये नहीं कर पाए थे। इसका कारण हम जरूर विश्लेषण करेंगे। पर वैली में जो लोग इंडिपेंडेंट के रूप में और रूप में जीते हैं, जिन सबको हम बधाई भी देते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से मिले, उनके साथ जम्मू कश्मीर विकास के लिए बात किए और वही बात जनता के सामने भी रखे थे। उन सबको तो जनता ने अच्छी तरह समर्थन दिया, सजाद लोन और उनके पार्टी को समर्थन दिया, 2 सीट जितवाया। इसलिए हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को घाटी ने स्वीकार नहीं किया, हमारी पार्टी को क्यों नहीं किया, ये हमारा विश्लेषण का विषय है, हम करेंगे जरूर। लेकिन लंबा संघर्ष अगर बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन से बीजेपी का यहां तक पहुंचना एक अच्छा संकेत तो मानते हैं आप? बिल्कुल, ये जो जीत है ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है और इसको हम एक उनके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति में हम समर्पित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जीत पार्टी ने हासिल की है। संघ का एजेंडा भी लंबे समय से रहा कि कम से कम जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रभाव तो होना चाहिए, वो भी पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर को एक स्थायी और विकास केंद्रित सरकार देना, ये वादा हमने किया था, उसके अनुरूप काम करने का प्रयास हम करेंगे। यह जो मैंडेट हमको मिला, भले ही जम्मू में सीट मिले बट वोट बाकी जगह भी मिला है, ये मैंडेट हमारा एजेंडा को मिला है, इसलिए उस दिशा में ही हम काम करेंगे। जी, तो सुना आपने राम माधव को, और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने के संकेत दिए हैं बीजेपी ने, और बीजेपी नेताओं की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ बातचीत शुरू भी हो चुकी है। मेरे सहयोगी दिलीप तिवारी ये खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, ये एक बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर से हो सकता है। मीम अफजल साहब, 2 चीजें, एक आप सवाल पूछना चाहते थे मुजफ्फर बेग साहब से, आप पूछ सकते हैं, लेकिन साथ साथ मेरा भी एक जवाब देते चलिएगा। और मेरा सवाल यह कि कब तक कांग्रेस बीजेपी की हार में, जिसको आप हार मानते हैं और वो हार नहीं मानते, अपनी जीत देखकर खुशी मनाती रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हार मेरे नजदीक इस देश में सबकी जीत है। 31% की पार्टी है जिसको आसमान पर बिठा रखा है, और मीडिया के एक हिस्से ने उसको जरूरत से ज्यादा आसमान पर बिठा रखा है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, सर आपकी सरकार थी, आप भी तो आसमान पर रहते थे। मैं कश्मीर में रहा हूं, वहां सेंटीमेंट मैंने देखा। नहीं, हम कभी आसमान पर नहीं रहते थे।
हम हमेशा जमीन पर रहते थे, अभी भी जमीन पर ही रहते अब हैं। छोड़िए, फिर लोकसभा क्यों हारे उसके विवेचना में जाना पड़ेगा, आपको भी पता है। अब आप लोकसभा डिस्कस करना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूं ना कि उस विवेचना में जाना पड़ जाएगा, उस विवेचना में जाना पड़ जाएगा। तो काफी कर चुके हैं आप जी, इसीलिए कह रहा हूं कि उसको छोड़ें और आज की बात करें। वो पार्टी हम 31% 33% की देखिए। अच्छा, आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि किसी की सरकार है, अब जिसकी सरकार है उसी से सवाल पूछेंगे। हमारा हाल क्या हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपना हाल वही करना चाहती है? ये तो प्रकाश जावड़ेकर तय करेंगे, आएंगे तो बड़े शौक से आसमान पर हैं। बड़े शौक से आसमान पर रहे हैं। आप अपनी बात जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूं, इसके अंदर कोई लालच नहीं है, बल्कि एक समीक्षण जैसा आप कर रहे हैं ऐसे मैं भी कर रहा हूं जी, कि पीडीपी के बहुत ही सीनियर लीडर और मुफ्ती सईद साहब, जाहिर है कि उनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ जो सलूक किया है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की गलती कर सकती है। और अगर वो जाती भी है तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि कश्मीरी अवाम के बिल्कुल सेंटीमेंट के खिलाफ होगा। इससे पीडीपी की जो क्रेडिबिलिटी बनी है, वो क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मुतासिर होगी, बल्कि मैं कहूंगा 50% तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। और बाकी रही सही जो क्रेडिबिलिटी है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने तरकीब से कुछ ना कुछ उसका भी हिसाब कर देगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती साहब जो हैं ये सोच भी रहे होंगे कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है। अलबत्ता मैं ये समझ सकता हूं कि जो बाकी 7 मेंबर हैं उनके बारे में जरूर गौर किया जा रहा होगा, कांग्रेस के बारे में भी गौर किया जा रहा होगा। बहरहाल हमारी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे मैंडेट अपोजिशन में बैठने का मिला है, और अगर सरकार नहीं बनती है और उस वक्त हमारा कोई रोल आता है, तो जैसे हमने दिल्ली में एक बार रोल अदा किया था, ऐसा रोल हम वहां भी अदा कर सकें शायद। अरविंद केजरीवाल के साथ निपटाने के लिए सरकार बनाने का अब वो तो देखिए ना, वो उन्होंने खुद ही निपटाया, हमने तो नहीं निपटाया था उनको। मुजफ्फर बेग साहब साहब गलती करे तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। जी जी जी, मुजफ्फर बेग साहब, आपको सलाह दी है मीम अफजल साहब ने, कैसी लगी आपको? नहीं, मैंने सलाह नहीं, मैंने अपना आकलन पेश किया है। मैं सलाह नहीं दूंगा। बेग साहब बहुत सीनियर आदमी है और मैं उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मुझे शुक्रिया कर। अच्छा जी जी, बोलिए बोलिए बेग साहब। जाहिर है उन्होंने जो कुछ फरमाया, ऐसे सवालात जो हैं, जब हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी तो जो इन्होंने जो कमेंट्री दी है, इस किस्म की आवाजें वहां भी होंगी और बाद में मिलजुल के एक जो फैसला लिया जाएगा वो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और देश के हित में होगा। चलिए, हमारे साथ शबनम लोन इस वक्त आ रही हैं। मुझे लगता है शबनम लोन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही अभी। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कुछ सेकंड के बाद। शबनम, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ, अब सुन पा रही हूँ। शबनम लोन हमारे साथ आ गई है इस वक्त इस चर्चा में, और शबनम लोन का कहना है कि हालांकि वो पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उसके बाद भी उनका कहना है कि उनको इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस के तौर पर इस चर्चा में शामिल किया जाए। तो शबनम, आपका पहला कमेंट आज के इस रिजल्ट्स पर, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता ने फैसला दिया अपना, उस पर क्या है? मैंने किसी को टाइम दिया जी, मेरा तो मानना है ये एक फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट है। मैं कल से लगातार मुसलसल ये कह रही हूं कि ये वर्डिक्ट जो है ये इस तरह से हुआ कि जम्मू में हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है बीजेपी के लिए, और यहाँ वादी में साइलेंट कंसोलिडेशन हुई है मुस्लिम वोट की, जो कि बट गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पीडीपी भी 35 और 40 के करीब सीट्स सोच रही थी उनको मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट जो है ये कश्मीर के लिए कतन सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वादी जो है
ये नॉर्मलसी नहीं रहती है इधर। कभी आपको लगता है कि ये पीसफुल है और ये इरप्ट हो जाती है, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी है इस वादी में काफी। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट से उसमें जरा और तेजी आएगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये आप इसको कह सकते हैं एक लेम डक गवर्नमेंट बनेगी अब। ठीक नहीं, लेकिन शबनम जी ये बताएं कि क्या बीजेपी और पीडीपी दोनों यदि मिलकर करती हैं तो बहुत स्टेबिलिटी हो जाएगी। 54 सीट्स होने के बाद तो 6 साल तक कोई खतरा नहीं है। जी ऐसा है कि अमित शाह साहब जब यहां वादी में तशरीफ लाए तो उन्होंने जबरदस्त तबातोड़ हमले किए दोनों फैमिलीज पे, पीडी पे भी, और उन्होंने कहा ये खानदान जो है दोनों ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूट मचाई हुई है। तो ये जो है क्या संदेश देंगे वो, अगर उनको ये जो लूट मची हुई है ये अगर इसका अंदेशा सही देना था तो वेदर दे वांट टू हैव अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, और वो सिर्फ वो पेपर आउट किया था उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के लिए, इसमें सवाल आएगा क्रेडिबिलिटी का। सो दीज पार्टीज विल सफर फ्रॉम क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, क्योंकि आर्टिकल 370 पे जो पीडीपी का मौकफ है और बीजेपी का मौकफ है जबरदस्त मुख्तलिफ है। सो इट नीड्स टू बी सीन कि ये लोग कौन सा मिनिमम प्रोग्राम दे देंगे। क्या मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ एक अपना ये सियासत के लिए और अपनी मिनिस्ट्री के लिए है? एक चीज लोग भी देखते हैं, शबनम लोन आज भले ये कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है और उनको इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस कहा जाए, उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है पूरे कश्मीर को पता है। आज अगर 2 सीट उनकी आ रही हैं तो उसके लिए भी तो लोग यही कह रहे हैं ना कि आप नरेंद्र मोदी के पास ना जाते, उनके साथ दोस्ताना ना दिखाते तो शायद लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती उस तरीके से। और अब वो बाकियों को सीख दे रहे हैं लोकतंत्र की। में जो 2 सीटें पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आई हैं उनका नरेंद्र मोदी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं शबनम से यही पूछना चाह रहा हूं, क्या वो खुश हैं इस बात से कि लोन साहब, उनके वालिद जो है, लोन साहब का जो पुराना वर्कर जो है इस इलेक्शन में दोबारा री एनर्जाइज हुआ था। मैं गया था इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और चाहे वो मोदी हो या ना होता, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोन साहब के जो पुराने वर्कर्स जो है वो काफी री एनर्जाइज हुए थे और उनको लग रहा था शायद लोन साहब दोबारा वापस आ गए हैं, जो जिनकी मेरी बात हो गई थी। और दूसरा मेरे ख्याल में उनका जो मिलना था मोदी से, एक तरफ से एक मैसेज था, क्योंकि एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसीज में और भी फैक्टर्स काम करते हैं जिनके कहने की यहाँ जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में उन तक पैगाम पहुंचाने की जरूरत थी कि देखिए ये जो है, ये कैंडिडेट जो है, इस कैंडिडेट को शायद ज्यादा, ये कैंडिडेट जो अपना ही है, इसको हाथ नहीं, ये ही इज ए गुड कैंडिडेट, एक तरह से मैसेज, एक तरह से उनको मैसेज देना था। लेकिन उनकी मोदी की वजह से कोई उनके लिए वोट देने के लिए निकला, ऐसी बात नहीं है। मैं शबनम से यही पूछना चाहता हूं, क्या वो इस बात से खुश हैं कि लोन साहब का जो पुराना वर्कर था री एनर्जाइज हुआ इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में? शबनम जी बोलिए। ये कौन है जो बोल रहे हैं? इफ्तिखार गिलानी साहब है जो बोल रहे हैं। इफ्तिखार गिलानी साहब हैं। अच्छा, इफ्तिखार गिलानी साहब, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये हर एक वोट जो है ये मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल गनी लोन साहब का है। ये उनकी मेहनत है, अनथक मेहनत है 45 साल की, जो उन्होंने लोगों के लिए सर्व किया। दे वर रियल पीपल एंड दे बिलीव्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये उनकी उस अनथक मेहनत का नतीजा है कि मेरे भाई को आज ये कामयाबी मिल पाई है। ये कामयाबी का सेहरा लोन साहब के सर। क्या वो सरकार का हिस्सा होंगे? और मेरे भाई को आगे प्रूव करना पड़ेगा। क्या वो सरकार का हिस्सा होंगे? जी ये आप मेरे भाई से पूछिए, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ क्या मसला था मुझे इससे कतई कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक, मीम अफजल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारी बहन फरमा रही है उनकी अपनी राय क्या है इस मामले में? जी किस मामले में? कि आपके भाई सरकार में हो या ना हो? उनके भाई को बीजेपी के साथ में जाना चाहिए, हो या कोई ना? और क्या बीजेपी के साथ मिलकर के किसी को सरकार बनाना चाहिए? जी ये उनकी और बीजेपी के दरमियान जो मसला है वो जाने। बट मेरा ये मानना है कि जो भी कोई एमएलए है, आपकी राय पूछ रहा हूं, उनको कश्मीर के,
जी मेरी राय मैं बहन आपकी राय जानना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने इस डिबेट में जो हिस्सा लिया है, बताया गया कि आप एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहाँ पर तशरीफ लाई है, तो जाहिर है आपकी कुछ राय होगी, मैं वो राय जानना चाहता हूँ। जी 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 मेरी इस मसले में कोई राय नहीं है। काम वही करना चाहिए जो लोगों के हित में है, जिस तरह आपने और जो लोगों की खिदमत करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जिस तरह आपने, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत सफर किया। आप सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। कश्मीर में हर कोने में मौत जो है इंतजार कर रही होती है लोगों का। इतना जबरदस्त बहुमत मिला, लेकिन आप देख लीजिए पिछले ही हफ्ते 2 सरपंच जो हैं वो मारे गए। हमारे यहाँ उनकी एक सरपंच की 5 बेटियां थी। सो आपको ये चीजें जो है मद्देनजर रखनी है कि ये कश्मीरी जो है कुर्बानियों पे कुर्बानियां दे रहा है इस डेमोक्रेसी के लिए। आपने फिर भी सफर डेमोक्रेसी का शुरू तो हुआ है, लेकिन क्या ये सफर आपने फिर भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो 3 लोग आपसे पूछ रहे हैं बार बार। बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या सज्जाद लोन को बीजेपी की सरकार में शामिल होना चाहिए अगर सरकार बनती है तो, या और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सुन लीजिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट है आप कह रही हैं, क्या बीजेपी को और किसी पार्टी को समर्थन देना चाहिए? जी मैं बीजेपी को कैसे हाउ कैन आई गिव देम अ सजेशन? ये उनकी अपनी मर्जी है, क्या करेंगे वो। जिस तरह आपने एक एज ए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट पीडीपी और बीजेपी इस वक्त तो एज इट इज सब पार्टियां उनके पीछे, बीजेपी और पीडीपी और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को आपने जिस तरह से कहा, जिस तरह से आपने कहा कि पोलराइज्ड इलेक्शन था एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर, उसी तरह हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या बीजेपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद मुमकिन है? क्या वो पावर में दोनों आ सकते हैं? क्या वहां पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हावी नहीं होंगे? या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ सकते हैं? जी ये पावर इक्वेशंस हैं, इसमें आप देख लीजिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सुना है लाइन में लगा हुआ है, ये पीडीपी भी लाइन में लगी हुई है। अब सब ये कहते हैं बेसिकली एवरीवन वांट्स टू एंजॉय पावर के पर्क्स काफी हाई होते हैं, तो देख लीजिए इनकी क्रेडिबिलिटी किसकी कहाँ जाती है। तो हम सब, आप भी देख लीजिए, मैं भी इंतजार करूंगी कि क्या होगा, मगर जो कुछ भी होगा ये सरकार स्ट्रांग नहीं होगी, ये लेम डक सरकार होगी। और किस हद तक ये चलेगी, क्या हमारे सवाल ये पूछना चाहता हूं, 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे पूछना चाहता हूं जी कि आपके वालिद मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब अगर आज हयात होते तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते थे? जी देखिए, आप मीम अफजल साहब हैं कांग्रेस के। जी मेरा ख्याल है इसका सबसे बेहतर जवाब आप ही दे सकती हैं। जी मैं मीम अफजल बोल रहा हूं। जी मैं आपसे मीम अफजल साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी अपनी जाती राय है कि हमारे यहाँ 3 चीफ मिनिस्टर थे, मुफ्ती साहब, उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद साहब। सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर मुझे यहाँ गुलाम नबी आजाद साहब लगे, क्योंकि वो पर्सनली हर काम में बहुत इन्वॉल्व थे। उन्होंने यहाँ से करप्शन हटाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने अपना जो भी आपका असासा था वो आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजर कर दिया। तो राहुल गांधी जवाबदेह हैं हम सब कश्मीरियों को कि पंडित नेहरू की इतनी जबरदस्त लेगेसी जो थी, जो पंडित नेहरू का पर्सनल पैशन था कश्मीर के लिए, वो क्यों भूले वो सब। आज अगर आप लोगों ने 2010 में जब यहाँ पे जबरदस्त जबर हुआ, हमारे पास क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी, अगर आप लोगों ने हमें नहीं, अगर आप लोगों ने उस वक्त चीफ मिनिस्टर अपना दिया होता, इस वक्त मैं यकीन से आपको कहती हूं कि कांग्रेस की पोजीशन बहुत वाजिया और बहुत ज्यादा अच्छी होती। खैर आपका शुक्रिया, आपका जो एनालिसिस है वो अपनी जगह। मैं जो सवाल पूछ रहा था सर, ये अगर आपके वालिद माजिद इस वक्त ये एनालिसिस जो आज तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते? मीम अफजल साहब, इससे भागिए मत ना। जो एनालिसिस उन्होंने दिया है वो भी तो जानना जरूरी है, लोगों को पता तो लगे कि आज जो हालत हुई है कांग्रेस की, उसका जिम्मेदार कांग्रेस के अपने नेता हैं खुद, उनके गलत फैसले, या फिर उमर अब्दुल्ला हैं।
मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप ही से पूछ रहा हूं। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं, इसके अंदर मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हमको 3-3 साल की सरकार का जैसे पहले रखा गया था हमारा मुफ्ती साहब के साथ, उसी तरह से हमको करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। और ये मैं समझता हूं कांग्रेस ने इस गलती को बहुत पहले ही कबूल किया कि हमसे ये गलती हुई। अगर हमको 3 साल बाद मैंडेट मिला होता या आजाद साहब को या हमारे किसी भी दूसरे नेता को काम करने का मौका मिला होता तो शायद कश्मीर के अंदर ये हालात नहीं होते। और बहन लोन साहिबा भी यही कह रही हैं। तो जो गलती हमने की है उसको कबूल करने में कहीं कोई भी दूर तक हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि फारूक उमर अब्दुल्ला साहब के साथ एक तो परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम हुआ और दूसरा सैलाब वाला, और इसके अंदर हमको भी नुकसान उठाना पड़ा है। और जाहिर है कि ये सबके सामने है। फिर भी मैं ये समझता हूं कि हमने बहुत बेहतर किया। वो 28 से 15 पर आ गए और हम 17 से 12 पर दिखाई दे रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है इस इलेक्शन का, 2002 से लेकर अभी तक जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है इलेक्शन में कश्मीर में, उसकी 28 सीटें ही होती है। ये बड़ा आंकड़ा जोरदार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आज साल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।